तो हमारा ये पेपर है ओ लेवल्स का, एमसीक्यूज का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ओ लेवल्स का। और ये पेपर हमारा है मई जून 2011, मई जून 2011 का पेपर है। 2020 का पहला वेरिएंट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओ लेवल एमसीक्यूज का हम टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। कहते हैं जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। Accounting is the recording of financial transactions. Bookkeeping involves communicating financial data. Bookkeeping requires the use of ratio analysis. तो बेटा अकाउंटिंग इन्वॉल्व मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये गलत है क्योंकि वो बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डेटा। नहीं, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बेसिकली कम्युनिकेशन नहीं होती है। और बुक कीपिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये भी गलत है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका आंसर है, जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्रिएट करे। The balance remains on the books of a business after the preparation of the income statement included the following: loan from XY, wages due, rent, prepaid, trade receivable, trade payable, motor vehicle और depreciation दी हुई है। What was the total of the liabilities? तो liability से टोटल कैसे निकालेंगे? लोन फ्रॉम एक्स बाय फाइनेंस 10,000 का ये आएगा, वेजेस ड्यू 620 की वो भी आ जाएंगी, और ट्रेड पेबल्स भी आपके आ जाएंगे 4650 की। तो ये आपकी लाइबिलिटीज का आंसर आ जाएगा, यानी 10,000 प्लस 620 और प्लस 4650, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15270। तो सी हमारा आंसर है। तो मोटर व्हीकल और प्रीमियम का डेप्रिसिएशन या नॉन करंट एसेट सेक्शन में नॉन करंट एसेट ये नहीं आएगा। आगे देखते हैं। ऑन 2 अप्रैल मीना रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जफर, credit customer. On 12th April, the check was returned unpaid by the bank. Entry to Nina made on 12th April. तो बैलेंस हो गए आपके, बैलेंस नहीं हुए, सॉरी, चेक डिसऑनर हो गए। चेक रिसीव किया था, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री होगी जफर टू बैंक। वहीं ये बैलेंस है, वहीं ये प्रोविजन है। एंट्री होगी जफर से पैसे मिलेंगे, दोबारा उससे ले लें, जफर टू बैंक एंट्री होगी, डी इज गोइंग टू बी द आंसर। जफर को दोबारा अपना ट्रेड रिसीवेबल बनाने का बैंक जो है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे अगर हम देखें N is a trader. On 1st April, Cindy account in N's ledger showed a credit balance of 520. The following transaction took place during April. N returned goods 30 to Cindy, or N bought goods 210 from Cindy and paid in cash. Which statement about the balance on Cindy's account in N's ledger on 30th April is correct? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखते हैं कि हम कौन है, हम एन हैं। तो एन्स के लेजर में सिंडी का अकाउंट जो है, तो सिंडी का अकाउंट एन्स के लेजर में क्या शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस 520 का। इसका मतलब है कि एन के लिए सिंडी उसका ट्रेड पेबल है। तो 520 रुपये हमने पे करने थे, 30 की चीजें वापस कर दी, तो इतने से आपकी रिटर्न परचेज रिटर्न हो गई, तो वो कम हो जाएंगे पैसे, यानी ये आपने पैसे वापस नहीं करने। 520 में से 30 माइनस हो जाएगा, 490 बचेगा। और मजीद 210 की चीजें आपने सिंडी से खरीदी हैं, लेकिन वो आपने कैश में पे की हैं। तो जब आप कैश परचेज करते हैं तो सिंडी का अकाउंट तो इफेक्ट नहीं होगा ना। 14 अप्रैल की एंट्री में सिंडी अकाउंट आएगा ही, तो 490 अब जो है वो एनओ करता है सिंडी को। एनओ सिंडी 490, ए हमारा आंसर है कि एन ने सिंडी को $490 जो है वो पे करने हैं। Goods bought on credit by Tumalo from Tobago are returned before they are paid for. Tumalo keeps a full double entry system. Where will Tumalo record the return of goods? Tumalo इन रिटर्न को कहाँ रिकॉर्ड करेगा? तो गुड्स हमने खरीदी हैं टुमेलो ने टोबैगो से। तो टुमेलो अपनी बुक्स में क्या करेगा? रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए, जारी बात है टुमेलो ने खरीदी थी तो आप टुमेलो वापस कर रहे हैं, तो एक तो आपका जनरल लेजर में आ जाएगा परचेज रिटर्न में, और एक चले जाएगा उसका परचेज लेजर के अंदर, उसके ट्रेड पेबल का जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा। तो परचेज लेजर में आएगा आपका, ठीक है जी, क्योंकि उसका जो टोबैगो का अकाउंट, और दूसरा जो है वो
जनरल लेजर में आपका बनेगा परचेज रिटर्न का अकाउंट। तो जनरल लेजर एंड परचेज लेजर, सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। 5 का आंसर जो है वो सी है। Dave supplies goods to Peter on credit. On 1st April, Peter owed Dave 440. Dave sent or received the following documents in April. बेटा ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, ये एक ही दफा कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि एक बंदा डेबिट नोट भेजता है तो दूसरा क्रेडिट नोट भेजता है। व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन 30th April? तो देव जो है वो चीजें बेचता है पीटर को क्रेडिट पे, और 1 अप्रैल को पीटर ने कितने पैसे देने थे? 440। फिर मजीद हमने चीजें जो है वो पीटर को बेची 360 की, 440 प्लस 360 हम कर देंगे, और फिर उसमें से आप चेक रिसीव कर लिया आपने तो माइनस कर देंगे आप कितना? 440 ही माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमने दिया जरूर है, पैसे हमें कम मिले हैं, लेकिन पीटर जो हमारा ट्रेड रिसीवर है वो तो फुल अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है ना। तो पीटर 440 से ही कम होगा, तो 360 और डेबिट नोट 50 माइनस कर देंगे तो 310 बी हमारा आंसर आ जाएगा। कि अभी भी हमने उससे, देव ने पीटर से 310 जो है वसूल करने हैं। पहले 440 लेने थे, फिर 360 और लेने थे, तो ये बढ़ के 800 हो गए, उसमें से 440 जो है वो हमें मिल गए, ये हमने एक्सेप्ट कर लिए। बाकी 360 में से 50 की रिटर्न हो गई। 310 अभी भी हमने वसूल करने हैं देव ने पीटर से। व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल? सेल जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं जी, बताएं। आप लोग बताएं। ऑल मनी रिसीव फ्रॉम सेल्स, नहीं। ऑल सेल्स ट्रांजेक्शन, नहीं। कैश सेल्स ट्रांजेक्शन, नहीं। क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन आती है। इन सेल जर्नल वी रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ द पीपल टू whom the goods are sold on credit, their amount and total, तो क्रेडिट सेल्स आती है। फिर which statement about a two column cash book is correct? It is a ledger account for bank transactions only. It is a ledger account for cash transaction only. It is a book of prime entry or it records cash discount. तो टू कॉलम कैश बुक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इट इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो है ये, और इट रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट्स ये नहीं है, क्योंकि टू कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक का अकाउंट बनता है। टू कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट अकाउंट नहीं होते। इट इज ए लेजर अकाउंट फॉर बैंक ट्रांजेक्शन ओनली, इट इज ए लेजर अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन ओनली, नहीं। इट इज ए लेजर अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, वो तो है ही नहीं इसमें, तो इट इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री हम यूज करेंगे। प्लीज स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड डिस्काउंट आर करेक्ट। इट इज डेबिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट. It is only given if the invoice is paid within the period allowed by the supplier. It is shown as a deduction from the price of the goods on an invoice. It is used to encourage bulk buying. तो आंसर इसका हमारा क्या है जी? 3 and 4। एक तो ये डिडक्शन होती है प्राइस ऑफ गुड्स में ऑन एन इनवॉइस की, और बल्क बाइंग के वक्त हम इसको देते हैं। अगर कोई बंदा बल्क में हमारी चीजें खरीद रहा है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, और कहीं इसको शो नहीं करते हम, बल्कि टोटल प्राइस में से इसको माइनस कर देते हैं। Why a trial balance prepared? To analyze the financial information, to assist preparation of financial statement, to control the cost of the business, to evaluate the performance of the business, to assist preparation of financial statement. Analysis of financial information तो हम रेशियो एनालिसिस में करते हैं। जब ट्रायल बैलेंस बेटा बन जाएगा तो हम क्या चीज बना पाएंगे? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए भी रेशियो हम बनाते हैं, या परफॉर्मेंस के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। Income statement of a business showed a loss for the year of 16,000. On checking the books, the following errors were discovered. No adjustment had been made for insurance prepaid. यार इंश्योरेंस प्रीपेड जो होती है ना, वो इंश्योरेंस में से हम माइनस कर देते हैं, यानी आपके एक्सपेंस को कम करती है वो इंश्योरेंस प्रीपेड। आपने 480 जो है वो अपने एक्सपेंस में से हमने माइनस नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंस जो है वो ज्यादा शो हो रहा है, और एक्सपेंस ज्यादा शो होने की वजह से लॉस बढ़ रहे हैं। 480 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 16,000 में से, और नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर बैंक चार्जेस 620 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो लॉस भी आपका बढ़ जाएगा। तो करेक्ट लॉस हमारा क्या होगा? 16,000 माइनस 480 प्लस 620,
यानी आप तकरीबन उसमें जो है वो ऐड ही कर देंगे, तो ये 140, तो 16 140 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इंश्योरेंस प्रीपेड की बेटा एंट्री होती है, और वो क्या होती है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा डेबिट हो जाता है और इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी। तो आपने 480 से ये एंट्री पास करनी थी जो आपने पास नहीं की। इसका मतलब है कि आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट करना था, अब आपने क्रेडिट जो है वो नहीं किया। जब इसका इफेक्ट आप डालेंगे इस एंट्री के बाद, प्रॉफिट को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि एक्सपेंस इनकम के अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो उससे प्रॉफिट हमारा जो है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में इजाफा होगा, तो लॉस में क्या होगी, लॉस में कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस में से ये 480 माइनस नहीं किया, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस 480 से ज्यादा शो हो रहा है और लॉस आपका ज्यादा शो हो रहा है 480 से। तो 16,000 माइनस 480 प्लस 620 आप करेंगे तो आपका करेक्ट लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 16,140 का। आपका करेक्ट लॉस जो है वो निकल आएगा। आगे चलते हैं हम, इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। जी, तो 11 के बाद नेक्स्ट है 12 आपका। द पीटर बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 600। मैं 1 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं जी 12। पीटर्स बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 600 ऑन 1 April। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल। व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑन 30th April। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम, अगर आप गौर करें तो बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस, तो बेटा देखें यार, हम जो है ना क्या करेंगे कि हम बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो अलीम, अगर बैंक स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस मैं सपोज करूंगा, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बताया है कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो कितना है, 600। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस हो, आपको पता होना चाहिए कि जो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स जो आपके होते हैं, टोटल चेक पेमेंट्स हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, एनपी जो है वो हम ऐड कर देंगे, और एनसी जो है वो क्या कर देंगे हम, डेबिट बैलेंस में यही ऐड करते हैं ना, एनपी ऐड कर देते हैं, एनसी माइनस कर देते हैं। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हमारे कितने हैं बेटा, 6200 के आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, और 7400 के आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ठीक है, ये समझ तो आ गई है, लेकिन सर आपने ये डायरेक्ट डेबिट जो है ये भी तो पेमेंट है, और सर क्रेडिट ट्रांसफर जो है ये भी तो रिसीट है। बेटा ये गलती कैश बुक की है ना, तो उसमें तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, और कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को ठीक करके बताओ। उसके अंदर तो एनपी और एनसी आने हैं सिर्फ, क्योंकि बैंक की गलतियां तो होती वही हैं। तो 600 प्लस 6200 माइनस 7400, तो आपका आंसर जो है वो, व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑन 30th April। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 600 का। इसमें मेरा ख्याल है सारे लेने पड़ेंगे आपको। उसकी वजह ये है कि ये रिकॉन्सिलेशन की बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस पे आपने करवा तो मैं रहा हूँ, लेकिन फोकस नहीं करना इस पे आपने ज्यादा, क्योंकि इसमें वो 600 जो बैलेंस डेबिट बैलेंस दे रहा है 1 April को, वो 1 April का है, यानी कि एंडिंग बैलेंस नहीं है, सारा ही इफेक्ट अभी आपने शो करने हैं। तो आप ये 7400 जो है ये आप ऐड भी करोगे, टोटल चेक पेमेंट जो है ये माइनस भी करोगे, डायरेक्ट डेबिट और इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आप ऐड करोगे, और क्रेडिट ट्रांसफर आप माइनस भी करोगे, सारी चीजें ही आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। 600 का डेबिट बैलेंस है, और चेक डिपॉजिटेड जो हम करवाते हैं वो कैश बुक में डेबिट होते हैं, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती है। बेटा 600 में से माइनस हो जाएंगे 7400, और प्लस हो जाएंगे आपके 6200, और फिर डायरेक्ट डेबिट जो है ये भी प्लस हो जाएगा 180, और जो क्रेडिट ट्रांसफर
आपको उसने क्वेश्चन में जो है वो बताई गई है 450 की, तो क्रेडिट ट्रांसफर वो भी माइनस हो जाएगी आपकी इसमें से 450 से, तो 870 आपका आंसर आ जाएगा। 870 डेबिट बैलेंस आपका आ जाएगा, क्रेडिट नहीं आएगा, डेबिट आएगा। 870 डेबिट बैलेंस, ये सारे ही इफेक्ट आपको शो करने पड़ेंगे। वजह वजह इसलिए वजह उसकी ये है कि आप का जो है ना जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये बीआरएस नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बैंक का बैलेंस 600 डेबिट दिया हुआ है, इनका इफेक्ट सारा दिखा के 30 अप्रैल को बैलेंस किया। बीआरएस में हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, करेक्शन करते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट का गलत बैलेंस दिया हो तो उसे ठीक करते हैं। ये 600 गलत बैलेंस नहीं है, 600 में हमने वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं की जो रिकॉर्ड करनी थी। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि 30 अप्रैल का निकालना है ना, महीने बाद का। 600 डेबिट पे लिखा हुआ है, ये जो चेक डिपॉजिटेड है ये क्रेडिट पे आते हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। 6200 डेबिट पे आता है, ये ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट डेबिट डेबिट पे आता है, ये ऐड हो जाएगा। और क्रेडिट ट्रांसफर 450 क्रेडिट पे आता है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 870 डेबिट हमारा निकल आएगा। आगे देखते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड a डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000. It was found that a 2,000 contra entry to the purchase ledger control account had been entered on the wrong side of sale ledger. आपने काउंटर एंट्री, आपको पता है क्रेडिट करते हैं, आपने क्या 2000 से क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। अब आपको 4000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6000। करेक्ट डेबिट बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास 6000। क्यों सर, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 10,000 डेबिट है। इसका बैलेंस 10,000 डेबिट है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 2000 क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 4000 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर डेबिट बैलेंस आ जाएगा कितना, 6000 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज डेबिट बैलेंस। ये हमारा जो है वो आंसर इसका निकला है। तो तीन में देखते हैं, व्हाट वाज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। बिल्डिंग कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल फी फॉर द न्यू एक्सटेंशन, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर द ओरिजिनल वर्कशॉप, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। एयर कंडीशनिंग फॉर द न्यू वर्कशॉप ये है। और डेकोरेटिंग द ओरिजिनल वर्कशॉप, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। डेकोरेटिंग द न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो न्यू एक्सटेंशन से वर्कशॉप की प्रेमिसेस से आपका ताल्लुक है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग कॉस्ट भी, लीगल फी भी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर द न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन और डेकोरेटिंग सिस्टम फॉर द न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन को आप ऐड कर देंगे तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंसर आ जाएगा। आई कहते हैं जी, नॉन करंट एसेट वर डेप्रिशिएटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट वाज फाउंड देन that the reducing balance method at 30% per annum should have been used. What was the effect on the profit for the year of correcting this error? देखिए, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया हुआ है हमने, उसमें हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई थी, 20,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 4, आपका कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 4,000 आएगा। जबकि अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएं तो आपने लगाना था 20,000 का 30%, ये कितनी हमारी आनी थी बेटा, 6,000। अब आपने एक्सपेंस में कितना माइनस किया हुआ बेटा, 4,000। आपको माइनस कितना करना था, 6,000 प्रॉफिट में से। आपने 2,000 प्रॉफिट में से कम माइनस किया है, तो प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए आपको डिक्रीज बाय 2,000, 2,000 से मजीद आपको 2,000 से मजीद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो 4,000 है, जबकि आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से एक्सपेंस लिखना था 6,000। जब आपने एक्सपेंस 4,000 लिखा तो आपका जो प्रॉफिट है वो जारी बात है अभी तक 2,000 से माइनस नहीं किया हुआ आपने उसको, क्योंकि आपने 6,000 माइनस करना। तो आप 2,000 से डिक्रीज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखते हैं, कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st दिसंबर। On 1st December, it paid rent 8,000 for the 4 months ending 31st March. What was the opening balance on the rent account on 1st January? ये मैं आपको बताता हूँ। वो जनवरी का पूछ रहे थे। अब आपने 8,000 रेंट पे की है, जो बेटा 4 महीनों का 31st मार्च का। इसका मतलब है दिसंबर में, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में खत्म हो जाता है।
दिसंबर में आपने रेंट पे किया 8,000 फॉर 4 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, तो इस महीने में कितना फॉल करता है बेटा? सिर्फ 1,000। ओ सिर्फ 2,000। बाकी जो 6,000 है वो आपका क्या होगा? वो आपका प्रीपेड, आपका प्रीपेड रेंट है। तो 6,000 डेबिट बैलेंस आपका आएगा। डी आंसर है। सर इसकी समझ नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। आपने बेटा रेंट पे कर दिया कैश कितना? 8,000। इसमें से कहता है दिसंबर का जो रेंट है ना वही अब आपकी इनकम स्टेटमेंट में आना है, सिर्फ 1 महीने का। तो वो 8,000 अगर 4 महीने का रेंट है तो 1 महीने का बेटा कितना बनेगा? 2,000। वो आपका एक्सपेंस है। तो बाकी आपका क्या है? बाकी जो है वो आपका प्रीपेड कैरेट डाउन है कितना? 6,000। जो आपका बन जाएगा नेक्स्ट है प्रीपेड ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को कितना आएगा बेटा? प्रीपेड ब्रॉड डाउन 6,000 डेबिट। This financial year ends on 31st December. The balance on our books on 1st January included the following: commission receivable 250 debit, rent receivable 500 credit. What do these balance represent? कमीशन रिसीवेबल 250 डेबिट हमारा जो है वो इनकम आउटस्टैंडिंग को करता है, और रेंट रिसीवेबल 500 क्रेडिट जो है ये करता है, ये हमारी अनअर्न इनकम है। तो वो क्या हो जाएगी? इनकम प्रीपेड, अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बी आंसर है इसका। कमीशन रिसीवेबल इनकम आउटस्टैंडिंग है, और रेंट रिसीवेबल जो 500 क्रेडिट है वो इनकम प्रीपेड। असल में इनकम प्रीपेड का मतलब है इनकम प्री रिसीव्ड हो गई ना, इनकम अनअर्न्ड हो गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, एक ही बात है। Joseph sells goods on credit and maintains a provision for doubtful debt. He wants to increase the provision for doubtful debt by 250. एंट्री उसकी क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 250 से। सी आंसर है। बड़ा आसान है। व्हाट आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर? बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बेटा लाइबिलिटी होता है, ये नहीं माइनस होता है। कैरेज पेन आउट गुड सप्लाई टू कस्टमर, यस कैरेज आउटपुट माइनस होता है। ड्रॉइंग मेड बाय द ओनर नहीं होती माइनस। वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज ये भी माइनस होता है। 2 and 4 इज द आंसर। डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 2 and 4. On 31st December, John had net assets of 2,000 and capital of 2,000. On 1st January 2020, goods costing 140 were sold on credit for 220. What was the effect of this transaction on the statement of financial position? बेटा इन्वेंट्री आपकी किससे कम हो रही है? 140 से। लेकिन आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने से बढ़ रहे हैं? 220 से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल आपके नेट एसेट्स में इजाफा होगा कितने का? 80 का। तो नेट एसेट्स आपके 80 से इंक्रीज कर जाएंगे। कैसे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 140 से आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है, लेकिन आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 220 से। तो 80 से आपके नेट एसेट जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरह कैपिटल जो है, वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है आपका, उससे आपका कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा। तो बी आंसर है। 80 इंक्रीज नेट एसेट्स और 80 ही इंक्रीज कैपिटल। सर कैपिटल कैसे इंक्रीज हो रहा है? इसलिए बेटा कि कैपिटल में प्रॉफिट का इफेक्ट आ रहा है। तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल हमारा इंक्रीज है, क्योंकि आपने 140 की 220 की बेची है ना, तो प्रॉफिट में जो इजाफा हो रहा है 80 का, उसकी वजह से आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर, रिमाइंडर मेड एन एडजस्टमेंट फॉर रेंट ओड बाय टेनेंट। हाउ डिड दिस इफेक्ट रिमाइंडर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है जी, रेंट ओड बाय टेनेंट मिलना है हमें, इनकम है हमारी, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और जो एसेट आपका इंक्रीज कर देगा। कौन सा आंसर होगा? डी। सर कैसे? वो बता देता हूँ मैं आपको कैसे इसकी एंट्री करेंगे ना। एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगी एज एन एसेट, और इनकम क्रेडिट हो जाएगी जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। डी आंसर है, इंक्रीज इंक्रीज। क्योंकि एक्रूड इनकम के यही होते हैं ना, वो टेनेंट जिसने हमें पैसे भी देने हैं रेंट के, इनकम में भी ऐड हो जाएंगे और करंट एसेट में भी लिखेंगे आपके मिलने। ओनर ऑफ ए बिजनेस टुक गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज बट फॉरगॉट टू मेक द एंट्री। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? बेटा गुड्स ड्राइंग जो है वो माइनस हो जाती है ना आपकी। गुड्स ड्राइंग आपकी माइनस हो जाती है परचेजेस में से। तो आपने परचेज में से माइनस नहीं की। जब आपने परचेज में से माइनस नहीं की तो आपकी
जो परचेज है वो ज्यादा शो हो रही है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें आता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो आपने ड्राइंग्स के अंदर जो है ना वो ये गुड्स नहीं लिखी, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, आपने माइनस नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने गुड्स ड्राइंग जो रिकॉर्ड नहीं की इनकम स्टेटमेंट में, परचेज में से माइनस नहीं किया, परचेज ज्यादा शो रही, तो वहां भी तो प्रॉफिट आपका कम हो गया है ना। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको जरा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ड्राइंग टू परचेजेस, परचेजेस आपने माइनस नहीं की, परचेज में से आपने ड्राइंग माइनस नहीं की, तो परचेजेस ज्यादा शो हो रही है, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगी। अब यही प्रॉफिट जो अंडरस्टेट आपने किया है ये आगे कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल भी अंडरस्टेट कर जाएगा, लेकिन आपने जो ड्राइंग में से वो अमाउंट माइनस करनी थी वो भी नहीं की, उतने से ही कैपिटल अंडरस्टेट भी कर गया है प्रॉफिट की वजह से, तो नो इफेक्ट होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो अमाउंट आपने कैपिटल में से ड्राइंग्स करके माइनस करनी थी वो आपने प्रॉफिट अंडरस्टेट होने की वजह से ऑलरेडी माइनस हो गई, तो कैपिटल पर नो इफेक्ट आएगा। देखो ना, एक तो आपने ड्राइंग कैपिटल में से माइनस नहीं की तो कैपिटल ज्यादा नहीं हो गया, हो गया, और आपने प्रॉफिट अंडरस्टेट कर दिया जो कैपिटल में जाके ऐड हो गया, तो प्रॉफिट उतने से अंडरस्टेट हो गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सी आंसर है इसका। ठीक है, Rajat and Sunil formed a partnership but did not prepare a partnership agreement। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो सब कुछ इक्वल डिवाइड होता है। They provided the following information। They decided to draw a partnership agreement for future years। Which item would be most beneficial to Rajat? राजिद का कैपिटल ज्यादा है, ठीक है ना, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा तो उसको फायदा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पड़ेगा उसके ऊपर तो नुकसान होगा क्योंकि उसकी ड्राइंग ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए आंसर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से उसको बेनिफिट होगा क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा है सुनील से, अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो बेनिफिशियल होगा राजिद के लिए ज्यादा बनस्पति सुनील के। कहता है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का 28,200 है, व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। बड़ा आसान है, करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा क्रेडिट है, तो 28,000 का, बेटा सैलरी भी क्रेडिट होती है आपको पता है करंट अकाउंट में 8,000 की, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है करंट अकाउंट में 4600। ड्राइंग्स जो है वो डेबिट हो जाती है, लेकिन ड्राइंग्स दी नहीं हुई, ओह ड्राइंग्स दी नहीं है, 2800 की ड्राइंग है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी। ये तीनों को ऐड कर लेंगे, 2800 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा, जो भी निकल रहा है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 28,000 प्लस 8,000 प्लस 4600 माइनस 28। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 40,000 आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा, सॉरी 38,000। क्यों सर, ये 28,200 था ना करंट अकाउंट, मैंने गलती से 28,000 लिखा, 28,200 में सारा ये ऐड करके 2800 माइनस कर देंगे, 38,000 आपका आंसर आ जाएगा। विच आइटम इज शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दोनों में जो आता है वो है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आता है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड चेंजेस इन इक्विटी में आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी चेंजेस इन इक्विटी में आता है, प्रॉफिट दोनों जगह आता है। Hassan's capital decreased by 200 over the year even though he made a profit of 7,000। Which transaction caused this? किस वजह से ऐसा हुआ कि उसने 7,000 कमाया लेकिन उसका प्रॉफिट फिर भी क्या कर गया, डिक्रीज, ड्राइंग की वजह से हुआ होगा।
कैपिटल डिक्रीज हुआ है और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ है। तो एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं आप, जो इनमें वैल्यूज हैं इनको पुट करके आप करना पड़ेगा। पहली देखो ना, कैपिटल रिड्यूस, सपोज करें कि आपका पिछला कैपिटल जो है वो 8,200 की ड्राइंग्स हमने की है, इनमें फर्क कितने का आ रहा है? अगर आप टोटल करें तो 7,200 का। सपोज करें आपका कैपिटल डिक्रीज हो गया शुरू में, सपोज करें कैपिटल आपका था 1,000 का, और आपका कैपिटल कितना रह गया 200 डिक्रीज करके 800 क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका 800 है, प्रॉफिट आपका 7,000 है, वहां से आप ड्राइंग की अमाउंट जो है वो निकाल लेंगे, और कैपिटल की अमाउंट भी निकाल सकते हैं एज्यूम करके कुछ भी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारा कैपिटल हमने लगाया 1,000, 1,000 कैपिटल हमने मजीद लगाया है, और आपका कैपिटल कहता है हसन कैपिटल डिक्रीज बाय 200, 200 से कम हो गया। तो आपका ओपनिंग कैपिटल सपोज करें 1,400 था, तो ये पहला हमारा आंसर ही है, क्योंकि इनमें फर्क दोनों में जो आ रहा है कैपिटल रिड्यूस में और ड्राइंग में, वो आ ही रहा है कितने का, 7,200 का। तो इसमें वैल्यूज पुट करके आपको देखनी पड़ेंगी। यानी सपोज करते हैं कि हमारा ओपनिंग कैपिटल 1,000 है, प्लस प्रॉफिट 7,000, ओपनिंग प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया, माइनस हमारा आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, तो उसने कहा है 1,000 है, और माइनस ड्राइंग्स, वो नहीं पता, एक्स लिख लें आप, या 8,200 लिख लें, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो निकलना चाहिए। तो वो आप निकाल के देख लेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, 7 और 1,000 8, और एक 9,000। तो ड्राइंग्स आपकी कितनी आ जाएंगी, वो तो आ रही है मेरे ख्याल है 200 की, या दूसरे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, जिसमें आप क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल करते हैं, उससे भी आ जाता है। तो, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है ना, ये भी सही है। ओपनिंग कैपिटल 1,000 है, प्रॉफिट आपका 7,000 है, प्लस ये आपका 1,000 है एडिशनल कैपिटल जो कि वो कह रहे हैं, और ड्राइंग्स आपकी 8,200 है, तो आपका ये कैपिटल कितना आ जाएगा 1,200 से, जो गलत है क्योंकि 200 से बढ़ है। ओपन कैपिटल 1,000 है, तो ये कितना हो गया, ये 1,200 आ रहा है, तो ये तो बढ़ गया। 8,000, 9,000, 9,000 माइनस 800 आ रहा है, यही आंसर आ जाएगा। 200 से कम हो गया, ओपनिंग कैपिटल 1,000 था, क्लोजिंग 200 से कम हो गया, यही आंसर है। वैल्यूज पुट करके ही आपको सॉल्व करना है। जिसमें आपका क्लोजिंग कैपिटल 200 से कम हो जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,000 ओपनिंग कैपिटल है, प्लस प्रॉफिट 7,000 का, प्लस एडिशनल कैपिटल वो कहता है 1,000 का, ये रहा, ड्राइंग 8,200 की है। करें इसको सॉल्व, तो ये आपका आ जाएगा 7 और 1 8 और 1 9,000, माइनस 8,200, तो 800 आपका आ गया। तो कैपिटल आपका 200 से कम ही हो गया ना, डिक्रीज कर, उससे हमने फाइंड कर लिया।